नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो दोस्तों, हमारा समय बर्बाद न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। ऑप्शन हमारे हैं तांबा, चांदी, कांस्य, पीतल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो आप सभी को पता होगा किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबे का। किसका प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको बताना है कि काल के अनुसार कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले कौन हुए थे, फिर कौन हुए थे, फिर कौन हुए थे, तीनों के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है हमारा शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बताना है कि कौन सा कालानुक्रम सही है। तो कौन सा राइट है दोस्तों इन चारों में से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही है, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। पहले तो कौन थे, शंकराचार्य। ध्यान में रखना, भक्ति आंदोलन के जनक थे ये। भारत में भक्ति आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है। शंकराचार्य के शिष्य थे रामानुज, फिर उसके बाद थे चैतन्य महाप्रभु। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा कि प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के ईस्वी के तहत, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1929 के तहत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। आपको बताना है कि भारत में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई, यह क्वेश्चन है हमारा। तो आपको कौन सा राइट ऑप्शन होगा यह बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। ध्यान में रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें, भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत की गई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये मेला अभी आने वाला है, थोड़ी दिनों में ये मेला आने वाला है। ध्यान में रखना कौन सा मेला है। ऑप्शन है हमारा कुंभ का मेला, सूरज कुंड का मेला, पुष्कर का मेला, सोनपुर का मेला। तो बताना है कि ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो कौन सा मेला प्रसिद्ध है दोस्तों, तीनों चारों में से राइट कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों इसमें। कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें, पुष्कर का मेला। ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, पुष्कर का मेला प्रसिद्ध है। पुष्कर के मेले की बात करें तो आज क्या है, कार्तिक एकादशी है। तो आज के 4 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला बढ़ता है दोस्तों। कहां पर बढ़ता है, राज्य पूछे तो राज्य बता दूं मैं आपको, राजस्थान में। राज्य कहां पर, राजस्थान में। एक पुष्कर में दोस्तों एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है, पुष्कर में। यह भी ध्यान में रखना। और इसी के साथ मैं बता दूं, ये इस मेले में विभिन्न रंग बिरंगे कार्यक्रम होते हैं दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना। और इसी के साथ ऊंट का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये। और आपको और पूछे तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है। कौन सी झील है वो, पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां पर है, अजमेर राजस्थान में स्थित है, यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि पटकाई नागा हिल्स, लोसाई हिल्स भारत के किस भूभाग में है। कौन सा राइट आंसर होगा। पटकाई नागा हिल, लोसाई हिल्स भारत के किस भूभाग में है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे विंध्याचल में,
सतपुड़ा में, पूर्वोत्तर में, पूर्वी घाट में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पटकाई नागा हिल्स, लुसाई हिल्स भारत के किस भूभाग में स्थित है? यह क्वेश्चन है हमारा। आपको बताना है कौन सा राइट बिल्कुल होगा, कौन सा राइट आंसर होगा। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? इसमें पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्वोत्तर में ये तीनों हिल्स स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो कौन से वेद में की गई है दोस्तों शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? शास्त्रीय संगीत की विवेचना किस वेद में की गई है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो हम सभी जानते हैं संगीत के बारे में कौन सा वेद बताता है हमें? संगीत के बारे में बताता है हमें सामवेद। सामवेद हमें संगीत के बारे में बताता है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। यजुर्वेद में किसके बारे में वर्णन है? यज्ञों के बारे में। यज्ञों के बारे में किस में वर्णन है? यजुर्वेद में। अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में वर्णन है दोस्तों। किसके बारे में? जादू टोने का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में दोस्तों, ध्यान में रखना। ये भी सर्वाधिक श्लोक पूछे तो कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक श्लोक है, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। और सबसे प्राचीन श्लोक भी कौन सा है? ऋग्वेद। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? महर्षि पाणिनि दोस्तों, जो किस भाषा, किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों, यह बताना है आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल राइट होगा इसमें। किस विषय के थे? भाषा और व्याकरण के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। भाषा और व्याकरण के विद्वान कौन थे? महर्षि पाणिनि। इसी के साथ महर्षि पाणिनि ने एक किताब भी लिखी थी। कौन सी लिखी थी वो? अष्टाध्यायी। कौन सी किताब की रचना की? अष्टाध्यायी की रचना की थी। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? महर्षि पाणिनि ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है, तो कमेंट सेक्शन में देना है नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 240 वर्ष। तो कौन सा राइट आंसर होगा? विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, यह बताना है आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो हम सभी जानते हैं कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है दोस्तों। कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का। 135 वर्ष का अंतर है विक्रम संवत और शक संवत में। कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। हम सभी जानते हैं कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में दोस्तों। और इसी के साथ विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी दोस्तों 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो शक संवत और विक्रम संवत की स्थापना मैंने बता दी कब हुई थी। इन दोनों को ऐड कर लो दोस्तों, दोनों को ऐड कर लो, 135 आंसर आ जाएगा। ये इन दोनों के मध्य अंतर है दोस्तों, ध्यान में रखना। कौन सा राइट होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको 57 ईसा पूर्व कौन सा संवत है? विक्रम संवत। यह ध्यान में रखना। 78 ईस्वी में कौन सा संवत चला? शक संवत। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। और इसके साथ एक संवत है कौन सा? हिजरी संवत। हिजरी संवत कब चला दोस्तों? तो हिजरी संवत चला 578 ईस्वी में। 578 ईस्वी में हिजरी संवत चला। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। और इसके साथ आपको पूछे कि शक संवत और हिजरी संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो कितने वर्षों का अंतर है? वो है 500 वर्षों का अंतर दोस्तों। 500 वर्षों का अंतर है दोस्तों हिजरी संवत और शक संवत में, ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में रुपए का सिक्का किसने आरंभ किया था? भारत में रुपये का सिक्का किसने आरंभ किया था? सर्वप्रथम भारत में रुपये किसने चलाया था, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में सर्वप्रथम सिक्का
किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, बताना है आपको। तो कौन सा राइट होगा इसमें, तो हम सभी जानते हैं किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम भारत में रुपया चलाया था दोस्तों। और इसी के साथ जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने, जिसे हम क्या कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं। और इसी के साथ इन्होंने हुमायूं को भी हराया था, हुमायूं को भी पराजित किया था। कब, 1540 में बीलग्राम के युद्ध में। कौन से युद्ध में, बीलग्राम के युद्ध में हुमायूं को भी पराजित किया था दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसी हुई थी, तो बारूद में आग लगने के कारण, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको बताना कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी दोस्तों। ऑप्शन बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, बताना है कि सुलह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी, यह क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर आप सभी को पता होगा किसने अपनाई थी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। ध्यान में रखना किसने अपनाई थी, अकबर ने अपनाई थी दोस्तों। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और इन्होंने नागौर दरबार लगाया था। सुलह कुल की नीति के तहत कौन सा दरबार लगाया, नागौर दरबार लगाया था 1559, लगभग 1559 है दोस्तों, 1559 में नागौर दरबार लगाया था इसमें। और बताऊं, सुलह कुल की नीति के तहत ही अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने चार राजदूत भेजे थे दोस्तों, 4 राजदूत भेजे थे। राजदूतों के नाम बताऊं, तो आपको एक काम करना है, राजदूतों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। कौन को किस को भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप के पास। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों कि कौन कौन से राजदूत थे। इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, उसके अकॉर्डिंग बता देना। इसकी ट्रिक है JMBT, ये भी ध्यान रखना, इसकी ट्रिक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है हमारी यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है, यह बताना है आपको दोस्तों। तो कौन सी नदी होगी दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पे। और इसी के साथ बता दूं, शिव समुद्र जलप्रपात में भारत का पहला विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था। भारत का पहला विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, 1902 में, 1902 ईस्वी में किया गया था, यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, बताना है कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। तो कौन सा राइट आंसर होगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे कार्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, बताना है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है दोस्तों। और ये कहां पर स्थापित किया गया, उत्तराखंड में स्थापित किया गया दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हमारे लेखाइया, भीमबेटका, घाघरिया, आदमगढ़। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा है दोस्तों, वो भीमबेटका है दोस्तों। कौन सा, भीमबेटका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन आ गया कि कोमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा,
कुमी नागा लोक नृत्य भारत के कौन से राज्य में प्रचलित है दोस्तों? ऑप्शन मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताना है कि कुमी नागा लोक नृत्य कौन से राज्य में प्रचलित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इसमें कौन से में है? नागालैंड में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। ध्यान में रखना दोस्तों। असम का कौन सा है? बिहू। बिहू नृत्य कहां पर किया जाता है? असम में। यह भी ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से कौन से स्थान पर लगाया गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि भारत का सर्वप्रथम कागज उद्योग का सफल कारखाना कहां पर लगाया गया? श्री रामपुर में, बालीगंज में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताना है कि पहला सफल कारखाना कागज उद्योग का कहां पर लगाया गया? तो कहां पर लगाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कहां पर? लखनऊ में लगाया गया। कहां पर? लखनऊ में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभ की वर्षा होती है? यह क्वेश्चन पिछले सेशन में भी आ चुका है दोस्तों। इसका उत्तर दीजिए आप कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा होती है? ऑप्शन पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट। चारों में से क्या राइट होगा दोस्तों? शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा कौन से राज्य में होती है दोस्तों? आपको यह बताना है। तो कौन से राज्य में होती है? तो हम सभी जानते हैं कहां पर होती है? पंजाब में। यह क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। इसी के साथ और राज्य एक है हरियाणा। हरियाणा में भी होती है दोस्तों। एक राज्य है राजस्थान। इन राज्यों में शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा होती है दोस्तों। ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि माउंट डोडावेटा किस राज्य में स्थित है? माउंट डोडावेटा किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन है हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? माउंट डोडावेटा किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो कौन से राज्य में है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। कहां पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि भारत में स्थित मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? भारत में स्थित मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, तापी, महानदी, यमुना नदी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि भारत में स्थित मंदार जलप्रपात कौन सी नदी पे है? इसका उत्तर दीजिए आप। तो कौन सी नदी पे है? तो वो है नर्मदा नदी पे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क, फायान, अशोक, हर्षवर्धन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था दोस्तों? तो किसने प्रारंभ किया सिल्क मार्ग? तो हम जानते किसने किया? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है दोस्तों? कहां है दोस्तों? आपको यह बताना है। अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी के पहाड़ियां, त्रिकम पहाड़ियों से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है दोस्तों? आपको बताना है। तो कहां पर है दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ध्यान में रखना। और पूछे तो कहां पर है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में।
तो कौन सा राइट आंसर होगा? किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। तो कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों जीवाश्म? वो पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो किस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो किस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन है हमारी कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, मकर रेखा के प्रधान मध्याह्न रेखा पे। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ग्रीष्म काल में सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर गिरती है दोस्तों? तो कहां पर गिरती है? तो कर्क रेखा पे गिरती है दोस्तों। कहां पर? कर्क रेखा में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऑप्शन है हमारे सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो कौन सा राइट आंसर होगा? धार्मिक ग्रंथ की चर्चा कौन से ग्रंथ में सॉरी दोस्तों, शूद्र की चर्चा कौन से धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो वो मिली है हमें ऋग्वेद में। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा कौन से धार्मिक ग्रंथ में मिली? ऋग्वेद में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म की किसी एक शाखा से मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? ऑप्शन है हमारे कालचक्रयान, हीनयान, व्रजयान, महायान। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों की प्रधानता कौन से ग्रंथ में है दोस्तों? तो कौन से में? वो है व्रजयान में दोस्तों। कौन से है? व्रजयान में है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बताना है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में पाया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? माजुली द्वीप किस नदी में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, व्यास, नर्मदा, सिंधु। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? माजुली द्वीप कौन सी नदी में है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। राज्य पूछे तो कौन सा राज्य? वो है असम में दोस्तों। कहां पर है? असम में। असम में स्थित है दोस्तों माजुली द्वीप, वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन है हमारे सुइसिनी, जोर, राहु, विधि। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है इन चारों में से? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, राहु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कितनी बार बन चुके हैं? 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बन चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू 3 बार। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना तो कौन सा कब बना था दोस्तों? आपको यह बताना है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना।
15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1929 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना दोस्तों? तो कब बना दोस्तों? जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, 35 वर्ष, 35 ईयर्स। ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा कि मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो कौन सा राइट आंसर होगा? मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, यह भी बताना है आपको। तो कौन सा हो दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कौन है? उत्तर प्रदेश। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? ऑप्शन है हमारी जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा यह बताना है आपको। मानक समय रेखा दोस्तों जिसके अकॉर्डिंग भारत का समय तय होता है दोस्तों, भारत का समय तय होता है, वह कहां से गुजरती है? वह गुजरती है इलाहाबाद से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच किस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत और चीन के मध्य की रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। चारों में से ए बिल्कुल राइट होगा, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। डुरंड रेखा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो कौन सा राज्य समुद्र से सीमा नहीं साझा करता? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर होगा? यह क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा राज्य समुद्र से सीमा साझा नहीं करता? वह है राजस्थान। राजस्थान का कोई भी भाग समुद्र से सीमा का साझा नहीं करता दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कौन सा प्रसिद्ध है? कर्नाटक प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी के लिए तो फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। कौन सी? पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। तो कौन सा है? कर्नाटक राज्य दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन मानस, धंजी, दिहांग, व्यंगनो। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो हम सभी जानते हैं किस नाम से? दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन की कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
और बिहार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा राइट होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो बताइए कि कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वह है महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। किससे है? महाराष्ट्र से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है कि घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए घना पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कौन से में? वो है राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर जिले में। राजस्थान के भरतपुर जिले में घना पक्षी अभयारण्य स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? साइबेरियन के लिए। साइबेरियन के लिए ये प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो बताइए कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गेंडे कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिरिवन। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय गेंडे कहां पर पाए जाते हैं ये बताना है आपको। तो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा अभयारण्य में भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। कहां पर है काजीरंगा? असम में। कहां पर है? असम में है दोस्तों काजीरंगा। कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और गिरवन कहां पर है? गुजरात में। गिरवन कहां पर है दोस्तों? गिरवन की बात करें तो कहां पर है? गुजरात में। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो अगला क्वेश्चन आ गया और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी है दोस्तों। कौन सा ग्रह जल में तैरते हुए प्रतीत होता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शनि ग्रह दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन के साथ आज का हमारी सेशन की समाप्ति यहीं पर होती है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप कमेंट सेशन में बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना दोस्तों, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो इसे आज जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को बाबा श्याम के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई हो दोस्तों। शुरू में ये बात कहना भूल गया था मैं, तो आपको लास्ट में कह रहा हूँ बाबा श्याम के जन्मदिन की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई है दोस्तों।